ओके अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है। चैप्टर 8 मोशन, ये रिवीजन है उसका, हम लोग कर चुके हैं। मेन पॉइंट्स की हम लोग स्टडी कर लें तो हमारे लिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन जरूरी होता है। ठीक है, तो हम देख चारों तरफ देखते हैं। ठीक है कि चीजें चल रही हैं, बट हाउ कैन वी डिस्क्राइब देम। ठीक है, इसमें याद रखनी है आपको कि मोशन जो है, बॉडी का मोशन दूसरे के रेफरेंस के कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मोशन कई तरह के होते हैं। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी खुद को चलता हुआ नहीं महसूस करेगा, उसको लगेगा साइड में पेड़ पौधे सड़क पूरी दुनिया चल रही है, वो नहीं चल रहा है। इसी तरह जो बाहर बैठा आदमी है वो पैसेंजर को बैठे देखता है बस में, या सिर्फ और सिर्फ वही चल रहा है, बाकी सब चीजें रुकी हुई हैं। तो ज्यादातर मोशन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सिंपल नहीं होते हैं। ओके, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि चलती हुई है और दूसरी तरह की चीजें रुकी हुई है। ज्यादातर मोशन जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स गोल गोल चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स थोड़ा सीधा थोड़ा टेढ़ा, कुछ ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं। बहुत तरह के मोशंस हमारी डे टू डे लाइफ में हमें दिखाई देते हैं। जैसे पंखा आपका चल रहा है तो सर्कुलेटरी मोशन कंप्लीट कर रहा है, कर्विलीनियर मोशन है वो, आप कह सकते हैं। और लीनियर, अभी जो हमें स्टडी करना है वो रेक्टिलीनियर मोशन की बात है, या मोशन इन वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन, या स्ट्रेट लाइन मोशन की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अब आइए डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? किसी एक रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि वो चल रही है या रुकी हुई है। एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझे कि हमने मान लिए ये कहा मेरा घर मस्जिद के पास है, मेरा घर पार्क के पास है, तो पार्क आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। और स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज चलती है तो सिंपलेस्ट टाइप का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में। इसमें दो चीजें याद रखनी, एक एग्जाम्पल ले देख लें, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, थोड़ा क्विकली इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने किसी आदमी ने ओ से चलना शुरू किया, ए तक गया 60 किलोमीटर, फिर वो पहुंच गया सी तक। ठीक है, ए ओ से चला, ए गया, फिर ए से सी तक पहुंचा। इस बीच इसने टोटल दूरी कितनी तय करी? पहले 60 किलोमीटर, फिर 60 से 25 तक इधर लौट के आइए तो कितना हो जाएगा आपका? 35। तो 95 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। लेकिन हकीकतन प्रैक्टिकली हम जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर दूर खड़ा है। हम ये बोलेंगे कि आदमी ने इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सामने की तरफ या पीछे की तरफ किसी भी एक तरफ 25 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ। एक्चुअली उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 95 किलोमीटर। ओके तो इस बहस से, इस चीज से दो चीजें सामने आई कि जब भी हम किसी आदमी की पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं कहाँ पे है क्या है, तो उसमें दो चीजें सामने आती हैं, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये भी हो सकता है कि वो आदमी ओ पोजीशन से शुरू करके ओ पोजीशन तक ही वापस आ जाता, जबकि उसको 100 किलोमीटर चलना पड़ता है या 120 किलोमीटर, बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाता है। तो ये मुमकिन है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं चली जा सकती। ये भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो। अब और आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ ये बताना काफी होता है कि कितना, और जब वेक्टर क्वांटिटी की बात होती है तो बताया जाता है कितना और किस डायरेक्शन में। लीनियर मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसमें दो तरह के मोशन सामने आएंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, इसको जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है,
पहले सेकंड में 5 मीटर गया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 15, चौथे सेकंड में 20 एंड सो ऑन। तो हम ये देख रहे हैं कि हर सेकंड के बराबर हिस्से में ये बराबर दूरी तय कर रहा है, हर सेकंड में 5-5-5 मीटर चल रहा है। तो हम ये बोलेंगे, अच्छा ठीक, हम ये बोलेंगे कि इसका मोशन जो है क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और अब फर्ज करिए कि कोई आदमी पहले सेकंड में 5 मीटर गया था, दूसरे सेकंड में 10 जाता, तीसरे में 20 चला जाता, चौथे में फिर 5 ही जाता, ऐसे करता, तो इस मोशन को आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है। अब आपको क्या मेजर करना है, रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन मतलब एवरेज क्या उसका हिसाब किताब रहता है, किस चाल से, किस रेशो से चलता है। फर्ज करिए कि बॉलिंग स्पीड जैसे 143 किलोमीटर पर आवर है, इसका क्या मतलब है कि ये उसका रेट है, 1 घंटे में 143 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, इसका ये रेट है, इसको हम कहेंगे सिंपली स्पीड। ठीक है, स्पीड। यूनिट टाइम में कोई चीज अपनी जगह से कितनी दूर चली जाती है उसको कहते हैं उसकी स्पीड गिवन टाइम में। जैसे आप ये कहें कि आप 20 किलोमीटर 2 घंटे में चल सकते हैं, तो हम ये कहेंगे आपकी चाल 2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर है। ठीक है, एक टर्म और जुड़ जाता है, एवरेज स्पीड। मान लीजिए कोई चीज अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरी तय करती है, जब हम उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये देखेंगे टोटल दूरी उसने कितनी तय करी और टोटल टाइम कितना लिया। तो इस और फिजिक्स की लैंग्वेज में आप स्पीड को v समझिए, यानी वेलोसिटी ही टर्म ऐसा है जो बार बार यूज होगा। तो s मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, s और टाइम टेकन t। ठीक है, v इक्वल्स टू s अपॉन t। ठीक है, अब आइए स्पीड विद डायरेक्शन की बात करें। वेलोसिटी एक्चुअली स्पीड विद डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। अब स्पीड विद डायरेक्शन, अभी जो हमने बात करी थी उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। अब यही बात हम कहें कि कोई चीज 5 किलोमीटर 1 घंटे में राइट सीधे डायरेक्शन में चलती, नॉर्थ में चलती है या साउथ में किसी एक डायरेक्शन में चलती है, तो उसी स्पीड को आप वेलोसिटी कह सकते हैं। आगे देखिए, और कुछ डिस्टरबेंसेस थे इसलिए बीच में रुकावट आ गई। तो जब स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा, जब किसी डायरेक्शन के बगैर स्पीड तो नॉर्मल है ही, जब स्पीड में डायरेक्शन ऐड की जाती है तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस हिसाब से वेलोसिटी भी दो तरह की होगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय करें, तो ये अनइक्वल डिस्टेंसेस तय करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंसेस हर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में तय करें तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस पर हम बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम सिंपली एक्सेलरेशन कहते हैं, सिंपली एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे जब टाइम के साथ, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन पे तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है टाइम के साथ, इस केस में तो वेलोसिटी में चेंज जो है जीरो होगा। मान लीजिए कि हर बार में वेलोसिटी बराबर से चल रही है, शुरुआती जो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, अगले में भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी तो यहाँ पर जीरो आएगा ना, 5 ही 5 5 5 माइनस 5 जीरो। लेकिन जब अनइक्वल वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ रही हो, धीरे धीरे बढ़ रही हो या
घट रही हो, किसी चीज ने 0 की स्पीड से चलना शुरू किया एक खास डायरेक्शन में और 1 मिनट तक वैसे चला, अगले मिनट उसकी वेलोसिटी डबल हो गई, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि चेंज कितना आया, आखिरी वेलोसिटी u या v और पहली वेलोसिटी u, इन दोनों को माइनस कीजिए और टाइम ले लीजिए, कोई भी टाइम कितना लगा, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और उसी का उल्टा एक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब गाड़ी कोई रुक रही होती है तो रिटार्डेशन कहते हैं उसको, उसकी स्पीड घट रही होती है, स्पीड विद डायरेक्शन कम हो रही है, स्पीड विद डायरेक्शन बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अदरवाइज रिटार्डेशन या नेगेटिव या डेसिलरेशन, तीनों टर्म एक ही हैं। ये फॉर्म होता है जब कोई चीज रुक रही हो टाइम के साथ, स्पीड उसकी स्पीड विद डायरेक्शन कम हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, स्टार्ट करें रेस से, तो राहुल पैडल्स इज बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी, यानी स्टार्ट किया उसने रेस से, 0 से चलना शुरू किया और उसकी वेलोसिटी 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड पहुंच गई। तो अब आपको बताइए, उसने फिर ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगाने के बाद अगले 4 मिनट पर सेकंड तक उसकी वेलोसिटी घट गई, नेक्स्ट 5 सेकंड। अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ दोनों केसेस में। तो पहले केस में a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी 6, स्टार्टिंग किया रेस्ट से, यानी 0 लिया, टाइम कितना लगा उसको 30 सेकंड, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी, v है 6 माइनस u मतलब 0 अपॉन टी, t का मतलब 30 सेकंड, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन आया। सेकेंड केस में 6 मीटर पर सेकेंड से चल ही रहा था, पहुंच गया था वो, और फाइनली वापस आ गया 4 मीटर पर सेकेंड पे, घट गया ना, तो रिटार्डेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिए हुए एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद है, उससे आप कंसिडर कर सकते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का, तो देखिए इसमें एक तो पहली चीज है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हमेशा याद रखिए, ग्राफ के लिए मैं एक जनरल चीज आपको बताना चाहता था, ठीक, जनरल चीज क्या है वो ये समझ लीजिए। थोड़ी देर के लिए पीडीएफ को बंद करता हूं ताकि आप देख सकें, वीडियो करता हूं, आपको सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक जनरल चीज जो आपको जाननी है ग्राफ के ताल्लुक से, ये 2 लाइनें समझ लीजिए। ये एक्स एक्सिस कहलाता है पूरा, और ये पूरा वाई एक्सिस, ठीक है। नीचे की तरफ अक्सर टाइम रखा जाता है हमेशा, और इधर क्या क्या हो सकता है, इधर डिस्टेंस हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, और साथ ही साथ स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें इधर रखी जा सकती हैं, ठीक है, सब चीजें। अब इसमें 2 चीजें पैदा होती हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जब भी कोई चीज यूनिफॉर्म होगी तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये याद कर, ध्यान में बिठा लीजिए। क्या चीज, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंसेस और टाइम वहां पे होगा मौजूद, डिस्टेंस और टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब स्पीड चेंज हो रही है नहीं, एवरेज स्पीड के लिए वहां भी यही यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ऐसे ही ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई चीज ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जितनी भी चीजें यूनिफॉर्म, ग्राफ हमेशा इसी तरह बनेगा। और अब आइए बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा ग्राफ को आप ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे बनाए, चाहे आप यूं बनाए, ठीक है, किसी तरह बना सकते हैं। टाइम की वैल्यू नीचे रहेगी
यहाँ पर वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह सब आ जाएगा। एक जनरल टर्म्स आपको बता दिए, ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है और ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है। ठीक है, क्या क्या चीजें यूनिफॉर्म, अब देखिए वहीं पे चलते हैं। पीडीएफ में अभी लोड करता हूं, आपको बताता हूं। देखिए अब जो मैं अभी बता रहा था वो आपको कैसे हेल्प करेगा ये भी बता देता हूं। ये देखिए, यहां पर डिस्कस किया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके अंदर इरिटेशन पैदा होगा आपको ही। ठीक है, मैं इधर वीडियो तो बंद है ही। ठीक है, ओके, गुड। हाँ देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपकी स्क्रीन पे सामने मौजूद है। डिस्टेंसेस को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये यूनिफॉर्म स्पीड से कोई बॉडी चल रही है तब, और अगर यही चीज नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट होगी तो देख रहे हैं आप, इसका कर्व बना हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदल रही है तो ये है, बॉडी रेस्ट पे है, सीधे बना सकते हैं आप। ठीक है, और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इधर वेलोसिटी और इधर टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये जो अगला ग्राफ है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये देख रहे हैं घट रहा है, रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी है, ये अलग अलग तरह की वेलोसिटी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। अब ये अगला पार्ट क्या है आपका, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें तो आपके पास तीन मोशन की तीन इक्वेशंस मौजूद हैं, आप उसको जरा गौर कर लीजिए। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, बुक में पहले मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका। आपके रिवीजन के लिए ये क्लास हेल्ड की गई थी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, यानी ये फॉर्मूले याद रखिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें याद रखिए पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए। अब ये देखिए डेरिवेशन है ये, हाँ ओके। हम अब और आगे चलेंगे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, ये क्या होता है, जब वेलोसिटी किसी टाइम किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। जो चेंज है वेलोसिटी में कुड बी ड्यू टू चेंज इन, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज हो रहा हो, या दोनों चेंज हो रहे हो। ठीक है, अब आप ये देखिए कोई एग्जांपल जहां पर ऑब्जेक्ट अपना मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन जो है मोशन की वो चेंज कर रहा है। यानी मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, अमाउंट वही है, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। तो आपके सिर पे जो पंखा नाच रहा है उसकी तरफ गौर से देखिए, पंखे का जो पर है वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा। एक तो ये है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, और इसका जो सरकमफ्रेंस है 2πr/t, वो वेलोसिटी होगा, यानी जितना सरकमफ्रेंस वो तय करेगा उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो आपको वेलोसिटी यानी मोशन की स्पीड पता चल जाएगी। देन ये चैप्टर तो आपका मुकम्मल हुआ वैसे तो। नाउ वी कम टू द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये इसके लिए हम समराइज करना चाहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो बुनियादी चीजें मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके लॉन्ग लेक्चर्स पहले भी हो चुके हैं, कई क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। फोर्स क्या है, कोई भी चीज कोई भी काम करने की जो
किस चीज से आप करते हैं उसके लिए कुव्वत और ताकत, दो चीजें चाहिए। कुव्वत मतलब एनर्जी, फोर्स क्या मतलब ताकत, ठीक है। तो अब क्या है, हम इसको कह सकते हैं जैसे मोशन पैदा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो मोशन किसकी वजह से पैदा हो रहा है ये डिस्कवर नहीं किया था हमने, ठीक है। व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, क्या सारे मोशन को कोई कॉज चाहिए, तो कॉज ऑफ मोशन आप फोर्स कह सकते हैं, कॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। अभी हम क्या बात करेंगे यहाँ पर कि ताकत से, एक होता है एनर्जी, जैसे ताकत से देखिए क्या क्या हो रहा है, ड्रॉअर को पुल कर सकते हैं, किसी चीज को खींच सकते हैं, ढकेल सकते हैं और पीट सकते हैं, यानी पुशिंग पुलिंग हिटिंग, इनसे उनकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है। जब वो रेस्ट में थे तो चलने लगते हैं और चल रहे होते तो रेस्ट में आ जाते हैं। पुशिंग पुलिंग हिटिंग, तीन चीजों के लिए आपको जो चीज चाहिए वो है फोर्स। किसी ने इसको देखा नहीं, ठीक है, टेस्ट भी नहीं किया, महसूस भी नहीं किया, ओके। अब इसका लेकिन सिर्फ हम दूसरी चीजों की मदद से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पुशिंग पुलिंग हिटिंग तीन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है, पुशिंग पुलिंग हिटिंग ये क्या करती है, ये डिस्क्राइब करती है कि फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स अप्लाई करने पर तीन नतीजे आ सकते हैं, खींच सकते हैं, ढकेल सकते हैं या फिर उनको पीट सकते हैं, पीट करके धक्का दे सकते हैं, यूं समझिए आगे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स तीन काम कर सकता है, क्या, किसी चीज को रेस्ट से मोशन में पहुंचा सकता है, और किसी चीज को मोशन से रेस्ट में पहुंचा सकता है, और किसी चीज का शेप बदल सकता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे बैलेंस और इनबैलेंस अनबैलेंस फोर्स की। बैलेंस फोर्स क्या है, जैसे आपके सामने जो मेज पर जो भी चीजें रखी हैं वो हिल नहीं रही, मतलब इन पे हर तरफ से बराबर ताकत लगी हुई है, इसका ये मतलब है। किताब को मेज पे रखिए, ठीक है, मेज पे जब किताब रखी जाती है तो अगर उस पर बैलेंस फोर्स काम करता है तो मूव नहीं करती है, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स काम करेगा किसी चीज को धक्का देने के लिए, ढकेलने के लिए, है ना, खींचने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। जब जिस तरफ से अनबैलेंस फोर्स ज्यादा काम कर जाएगा वो हिस्सा चल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका मतलब ये कि अनबैलेंस फोर्स बॉडी के स्टेट में चेंज के लिए बहुत जरूरी, जैसे यहाँ पे देखिए ये गत्ता रखा हुआ है, अर्थ जो है यहाँ पर ये तब तक ऐसे रखा रहेगा जब तक फ्रिक्शन का फोर्स जो नीचे से लग रहा है और जो आप ताकत लगा रहे हैं बराबर है, कोई चेंज नहीं आएगा। आप दो आदमी ताकत लगाएं अगर उसके ऊपर, है ना, दो ताकत थोड़ा हिलेगा तब जब आप फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा देंगे, और आप दोनों मिलके जब एक डायरेक्शन में बराबर से ताकत लगाते हैं, दोनों मिलके या तीन आदमी 10 आदमी अकेले भी हो सकता है, जब अर्थ के फ्रिक्शन के खिलाफ फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा ताकत लगती है तो मोशन क्रिएट होता है, ओके। अब इधर आइए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर सीधे चलते हैं हम। हमने ये देखा कि यहाँ पर सीधे आ जाइए, ठीक है। ये जो इन्होंने डिस्कवर किया था डाउनवर्ड मोशन के बारे में, गैलीलियो, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनर्शिया। अब यहाँ पर कुछ चीजें बात आएगी, स्टेट ऑफ मोशन, अदर वर्ड्स में क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स अपने स्टेट ऑफ मोशन को बदलने से रोकते हैं, ठीक है, बदलाव को रोकते हैं। मतलब कहने का यह है कि स्टेट ऑफ मोशन में, जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में वो हैं, रेस्ट में हैं या चल रहे हैं, तो उससे रुकावट पैदा करते हैं। ये जो रुकावट पैदा होती है इसको कहते हैं इनर्शिया। और ये रुकावट किस लिए होती है, उनके अंदर एक टेंडेंसी मौजूद है, एक सलाहियत मौजूद है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव वे में कहिए कि टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, इसको इनर्शिया कहते हैं। किसी चीज की वो अंदरूनी ताकत जिससे वो अपनी हालत में, जो हालत उसकी है, रुकी हुई है या चल रही है, उसमें कोई बदलाव
ना करना चाहे तो वो कहलाएगी इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। कुछ एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, ठीक है, आप उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर बड़े अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक से ब्रेक लगता है या मोड़ आता है, तो अचानक से ब्रेक लगता है तो हम क्या है, हमारी ऊपर की बॉडी जो है आगे की तरफ चली जाती है ब्रेक लगाने पर, है ना, ऐसे ही होता है ना। ब्रेक लगेगा तो ऊपर का हिस्सा बॉडी का आगे की तरफ झुक जाएगा और पीछे का हिस्सा अपनी जगह रहता है। इसकी वजह क्या है, पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में थी। जैसे ही ब्रेक लगा तो हमारे पैरों पर, पैर क्योंकि फर्श से उसके कांटेक्ट में थे, कार के या बस के, तो हमारे पैर पहले रुके और ऊपर की बॉडी अभी मूवमेंट में थी, तो वो आगे की तरफ बढ़ी और हमारे पैर रुक गए, ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरह आप अगर बस में बैठे और ड्राइवर चलाना शुरू करता है, तो आपको क्या होता है, जैसे ही चलाना शुरू करता है तो आपका जो जिस्म है वो पीछे की तरफ खिंचाव महसूस करता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, वही सेम चीज, पूरी बॉडी रेस्ट में है, जैसे ही बस या कार जिस भी चीज में आप बैठे हैं उसके कांटेक्ट में पैर हमारे पहले आते हैं तो वो पहले चलना शुरू कर देते हैं, बाकी बॉडी जरा टाइम लेकर के चलती है। इसको इनर्शिया की मदद से आप, यानी आपकी बॉडी में इनर्शिया की वजह से ये दोनों चीजें मुमकिन हो पाती हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये कहना यहाँ पर चाहते हैं कि इनर्शिया और मास क्या है, ये इनर्शिया कहाँ से पैदा होती है, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, चल रही है तो चलते रहना चाहेगी, ऑब्जेक्ट करेगी अपने स्टेट में बदलाव को। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। क्या सारी बॉडीज में इनर्शिया सेम होगी? नहीं। क्यों नहीं सेम होगी? हर बॉडी का मास अलग अलग है, इसलिए, ठीक है। अब यहां पर ये समझिए, जैसे कि अगर आप 5 रुपए का सिक्का हाथ में रखें, 1 रुपए का सिक्का रखें, दोनों के वजन में फर्क लगता है, आपको महसूस होगा, है ना। तो वजन में फर्क से क्या होगा, जैसे ये एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पे एक की है, ठीक है, या तो इधर आ जाइए, एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कोई छोटी गाड़ी है, ठीक है, अगर आप उस पे a force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train। जितने फोर्स से आपकी खिलौना गाड़ी जितनी ताकत से बहुत तेज चलने लगती है, अगर उतनी ताकत आप ट्रेन पर लगाएंगे तो वो हिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि कार्ट के मुकाबले ट्रेन में बहुत कम टेंडेंसी है अपने मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की। और दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन के पास ज्यादा इनर्शिया है रुके रहने की, कार्ट के मुकाबले या आपके टॉय कार के मुकाबले। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया, ठीक है। जो मोर हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें मास ज्यादा होता है, वो ज्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस करते हैं बनिस्बत उनके जिनमें मास कम होता है। क्वांटिटेटिवली इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट का है उसको मेजर करते हैं उसके मास से। जिस बॉडी में जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया पैदा होगी, ठीक है। इनर्शिया नेचुरल टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट को अपने बदलाव, अपनी स्टेट में चेंज को रुकावट में बदलने के लिए, ठीक है। और यानी कि जो मास है ऑब्जेक्ट का, उसको आप इनर्शिया का मेजरमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था कि कोई भी बॉडी तब तक अपने स्टेट ऑफ मोशन को नहीं चेंज करेगी, स्टेट यानी इनर्शिया को चेंज नहीं करेगी, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि अगर बैलेंस फोर्स काम करते रहे तो बॉडी अपनी मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में मौजूद रहेगी, है ना। तीसरे वर्ड में कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दो ऐसी
टेंडेंसी यानी आदतें हैं किसी हर ऑब्जेक्ट की जिसमें वो बदलाव नहीं चाहते। उस बदलाव को लाने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। और एक आखिरी चीज कि इनर्शिया डिपेंड करता है किस बॉडी में कितना मास है। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड करेगा मास कितना है किस बॉडी में। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, अब आइए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो पहला लॉ ऑफ मोशन ये इंडिकेट कर रहा था कि कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव होगा। ज्यादा ताकत लगेगी तो तेज चलेगी चीज। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके पास एक एक्सेलरेशन मौजूद हो जाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, आप मोमेंटम की थ्योरी समझ लीजिए। एक प्रॉपर्टी इसी तरह की है, मोमेंटम कहते हैं, जिसको न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। मोमेंटम पी किसी ऑब्जेक्ट का, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं उसके मास और वेलोसिटी से, m इंटू वी। तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें चाहिए, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन सेम होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन के। तो एसआई यूनिट जो मोमेंटम की है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स ही इस चेंज को लेके आता है, उसमें वेलोसिटी में बदलाव लाता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि फोर्स जो है वो मोमेंटम में बदलाव पैदा करता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब एक कंसिडर कर लीजिए कि एक सिचुएशन, ये यहाँ पर इन्होंने पूरा इसको एग्जाम्पलीफाई किया है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट कर रहा है, मैं उसको इन शॉर्ट बताता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। ठीक है, सिंपली और आगे चलिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल में देखते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, जब तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली आप कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए है, तो एक ही जगह v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये t को इधर अगर ले आए तो फोर्स इंटू टाइम इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। यानी एम वी क्या चीज है, मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि किसी बॉडी में के मोमेंटम में चेंज के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। मैं बहुत तेज आगे चला गया मुझे लगता है। हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और पीछे आना पड़ेगा लग रहा है। F इक्वल्स टू एम ए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शनल है उस पर जो फोर्स लगाया गया, यानी जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा मोशन क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये दोनों जो लॉज हैं उसका निचोड़ कह सकते हैं आप। किसी बॉडी पर जितनी ताकत लगाई जाती है वो बॉडी भी उस सामने वाली बॉडी पर यानी अपने अपोजिट बॉडी पर इक्वल अमाउंट में फोर्स ऑफर करती है। इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी जितने भी एक्शन दुनिया में होते हैं उनका कोई ना कोई रिएक्शन मौजूद है। ठीक है, तो अपोजिंग फोर्सेस को आप एक्शन और रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए कि दो स्प्रिंग बैलेंसेज हैं, जैसे ये जुड़ी हुई हैं, देखिए इनको अगर इस तरह से आप खींचेंगे तो देखिए दोनों फोर्सेस का बी और ए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग शो होगा। एक्शन और रिएक्शन फोर्स, जब उसको खींचा जाएगा तो वो भी खींचेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये देखिए, जैसे जब वो बंदूक से गोली निकलती है तो रिकॉइल फोर्स, ये जो आपको इसका पीछे बैक होता है, वो इसीलिए इतना चौड़ा बनाते हैं कि जो रिएक्शन फोर्स है वो आपकी बॉडी तक पहुंचने में टाइम लगे। नहीं तो
अगर कोई ऐसे गोली चलाता तो जितनी तेजी से गोली जाती उतनी तेजी से गोली चलाने वाले को भी चोट लगती। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको समझ लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सपोज करिए दो बॉल्स हैं ए और बी, कोलाइड करेंगे तो दोनों, इस पूरे इक्वेशन को पढ़ लीजिएगा, मैं इसको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से किसी बॉडी ने दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स उस बॉडी पे पहली बॉडी ने लगाया है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। ये सब आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं। एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। जो नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट्स की वो ये है कि अपनी स्टेट में बदलाव को पसंद नहीं करते रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में, और जो इनके अंदर टेंडेंसी मौजूद है उस टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। जो मास बॉडी का है ऑब्जेक्ट का, उसका मेजरमेंट है किसका? इनर्शिया का। एसआई यूनिट इनर्शिया की भी किलोग्राम है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है ऑब्जेक्ट्स के मोशन को। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर जितना फोर्स लगाया गया, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इसको न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, तो सिंपली फोर्स का जो मेजरमेंट है वो न्यूटन से होता है, एन से। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका वजन 1 केजी 1 किलोग्राम हो। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है उसके मास और वेलोसिटी का। ठीक है, मास और वेलोसिटी का, इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से डिनोट करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मौजूद है लेकिन डिफरेंट बॉडीज पर। ठीक है, अलग अलग जगह पर। ठीक है, अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम को जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना मौजूद हो तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम जो उसके अंदर है वो बचा हुआ है, कंजर्व्ड है।